Good morning all. Today we are discussing about the matrix multiplication via parallel processing. ठीक है ना। तो पैरेलल प्रोसेसिंग से की हेल्प से अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी अपन अरे प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा मैट्रिक्स है m इंटू एन, मतलब m रोज और n कॉलम का अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है ना, और उसको अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम एज ए उनको वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर n रोज का हम वेक्टर ले रहे हैं और सेट ऑफ m कॉलम का हम वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैट्रिक्स को हमने एज ए वेक्टर मान लिया है। ठीक है, अब जो हम ट्रेडिशनल अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सपोज दैट हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पास सी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखिए कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके हम एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A11 सबस्क्रिप्ट 11, ए सबस्क्रिप्ट 11, मतलब ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है। ठीक है ना, ऐसे हम इसकी बात करें तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पर आई और जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट से कि वो कौन सा एलिमेंट है, उसकी आइडेंटिटी, मतलब ये अरे के फॉर्म में है। अब हम इसको एक रो को हम एक वेक्टर बोल रहे हैं और ये वेक्टर से हमारे लिए और ये हमारे पास जैसे कॉलम है। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास और ये बी मैट्रिक्स है। उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सी मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए आप इस पर्टिकुलर इस C11 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी रोज और इसका पहला कॉलम, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम को हम एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इन सबको फिर हम आपस में ऐड कर देते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से हो रहा है। ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स C इज ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B बाय द इनर प्रोडक्ट। ठीक है ना, उसका इनर प्रोडक्ट करके हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हर एक C की वैल्यू हमको मिलती है। ठीक है ना, उसके लिए फार्मूला है कि K की वैल्यू हमारी 1 से लेकर के 3 तक मूव करेगी और A ऑफ I के मल्टीप्लाइड B ऑफ KJ। ठीक है ना, मतलब पहला वाला एलिमेंट A11 ये आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, B11 आएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा, K की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब 1 2 आ जाएगा, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 1 हो जाएगी, है ना। K की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से फिर K की वैल्यू 3 होगी तो 1 3, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 1, ठीक है ना। इनका सबको अपन मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालना है, तो वो मिलेगी CIJ। ठीक है ना, तो ये अपना ट्रेडिशनल तरीका है। इसको थोड़ा और अपन एक्सपांड करके देखें कि मान लीजिए हमें C11 की वैल्यू निकालनी है, तो C11 की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, A11 मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस A12 B21 मल्टीप्लाइड होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस A13 और B31। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी एक वैल्यू निकल रही है C11 की, ऐसी C12 की निकलेगी, C13 की निकलेगी, C21 की निकलेगी, C22 की निकलेगी, C23 की निकलेगी, C31 की निकलेगी, C32 की निकलेगी और C33 की वैल्यू निकलेगी, है ना। मतलब ये सारी वैल्यूज इस तरह से निकलेगी और अपन उसको मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हमको कंप्यूटर से करवाना है, तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर हम कैसे करवाएंगे, इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करवाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं और हर एक को अपन 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 9 × 3 मतलब 27 टाइम अपने पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है ना, अब इसी को अपन समझते हैं कि अगर हम इसी को वेक्टर प्रोसेसिंग के थ्रू करवाएं, ठीक है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू करवाएं हम, तो कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है ना, और जो कैलकुलेशन है उसको हम इजी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करें, जो हमारे पास इनर इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कोई C की वैल्यू निकालनी है
तो A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 इस तरह से हम A के और B के तक जाएंगे। अब हमने इसको इस रूप में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने 3x3 का मैट्रिक्स लिया है तो जरूर नहीं वो 3x3 का मैट्रिक्स, तो हमको तो लार्ज डेटा जो हमको मिलता है उस डेटा के ऊपर हमको प्रोसेसिंग करनी है, इसलिए हम वेक्टर प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि छोटी सी हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं या कम मैट्रिक्स हमें मिल रहा है कम बाय कम का, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ रोज 4 है, हम उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, वो तो छोटा सी मैट्रिक्स हो गया। लेकिन जब बल्क में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं कि मान लीजिए हमारे पास यही जो है 100/100 का मैट्रिक्स होता या 1000/1000 का मैट्रिक्स होता या 2000/2000 का मैट्रिक्स होता, तो उस टाइम पे कैसे अपन इसको कंप्यूटर से सॉल्व करवाते, ठीक है ना। उसके लिए अपन यहाँ पर प्रोविजन कर रहे हैं जब हमारे पास बल्क में डेटा हो। और दूसरी चीज़, जो डेटा का नेचर है वो भी हमारे पास फ्लोटिंग टाइप का हो। फ्लोटिंग टाइप मतलब जिसके अंदर 10 की पावर्स में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना फिर उनका एडिशन निकालना ये बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करना एक टिपिकल टास्क है, जो कि अपन ने पिछली बार देखा कि अपन पाइपलाइन के थ्रू कैसे अचीव करते हैं। अपन ने उसके लिए एक अर्थमेटिक पाइपलाइन बनाई थी 4 सेगमेंट वाली, और उससे अपन ने जो है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हैं और ऊपर से फिर मैट्रिक्स फॉर्म में है, और तीसरी चीज़ मैट्रिक्स भी हमारे पास जो है थाउजेंड्स की है या 1000 से ज़्यादा की है। तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, जो उसके इनर प्रोडक्ट हैं उसको हमने किस तरह से लिख लिया, इस तरह से हमने बाइफिकेट कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है ना। मतलब एक हम पैरेलल मल्टीप्लायर लगाएंगे 4 सेगमेंट वाला। हमने एग्जाम्पल लिया 4 सेगमेंट का, ये कितने भी सेगमेंट का हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके आर्किटेक्चर के ऊपर। अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में 4 सेगमेंट ले रहे हैं, 1 2 3 4। और हमने एक एडर ले लिया, वो भी हमारे पास 4 सेगमेंट का है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें ली हैं, क्योंकि हमको मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करना है उसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है हमें एलिमेंट्स का, और फिर उनका सबका एडिशन निकालना पड़ता है। रो का पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई एक एलिमेंट से करके ऐड करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर एडिशन भी परफॉर्म करना है और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एडर भी लिया हुआ है, मतलब एडिशन के लिए यूनिट्स ली हुई हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट्स ली हुई हैं, ठीक है ना। और कितने सेगमेंट के लिए हमने यहाँ पर 4 सेगमेंट में उसको डिवाइड करा है, ठीक है ना। अब देखो आप कि हमारे पास ए का सोर्स ये है, ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स का सोर्स ये है। तो ये हमारे पास पहले क्या होगा, 1 बाय 1 करके इसके अंदर पाइपलाइन के थ्रू अंदर आएंगे और यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब पहले हमारे पास 4 मल्टीप्लिकेशन होंगे, ठीक है ना, और फिर हमारे पास क्या होगा, 4 के अंदर एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स भले रो फॉर्म में ले रहे हो चाहे कॉलम फॉर्म में ले रहे हो, तो पहली पूरी रो, फिर दूसरी पूरी रो, फिर तीसरी पूरी रो, ये एक प्रकार से अरे बन रहा है हमारे पास। आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी देखा होगा कि हम 2 डायमेंशनल अरे को किस तरह से 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करा है इन्होंने कि एलिमेंट्स को एक अरे की तरह मान लिया है, ठीक है ना, चाहे रो वाइज में मान लो चाहे कॉलम वाइज में, और उसको एक पाइपलाइन के अंदर डाल करके उन वैल्यूज़ को आप चाहे रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज किसी वाइज करके एक सीरियल के अंदर हम इनपुट देंगे और एक सीरियल के फॉर्म में हम आउटपुट ले लेंगे। बस यहाँ पर हम क्या करें, पाइपलाइनिंग यूज़ करें। पाइपलाइनिंग यूज़ करने से फ़ायदा क्या है कि एट ए टाइम हमारे मल्टीपल पैरेलली वर्क परफॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा साथ में फिर एडिशन भी होगा। अब चूंकि पहले मल्टीप्लिकेशन करना है इसलिए हमने क्या करा है, मल्टीप्लिकेशन वाली पाइपलाइन को हमने पहले लगा के रखा है, और फिर हमारा एडिशन होना है इसलिए हमने एडिशन को लगा के रखा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल, उसी को जो मैंने यहाँ पर ये आपको बताया कि हमको सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसी को देखो आप कि एक सी की वैल्यू निकालने के लिए एक सेगमेंट में ये वाली वैल्यूज जाएंगी, दूसरे सेगमेंट में ये वाली वैल्यूज जाएंगी, तीसरे सेगमेंट में ये वाली वैल्यूज जाएंगी, चौथे सेगमेंट में ये वाली वैल्यू जाएंगी, और एक साथ मल्टीप्लाई करके दे देंगे किसको, नेक्स्ट एडर को दे देंगी। पहले ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके बाद ये सब चली जाएंगी काय के लिए, एडर के अंदर एडिशन के लिए चली जाएगी, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई होगी फिर एडिशन के लिए चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो A1 B1 पहले वाले सेगमेंट में चला जाएगा, A2 B2 दूसरे वाले सेगमेंट में चला जाएगा, A3 B3 तीसरे वाले सेगमेंट में चला जाएगा, A4 B4 चौथे वाले सेगमेंट में चला जाएगा। इस तरह से एक साथ ये चारों की चारों आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही फिर दूसरी बार में क्या होगा, हमारा जो सेगमेंट है उसके अंदर पाइपलाइनिंग में दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, अब चूंकि A4 तक तो हो चुका है, अब क्या आएगा, फिर से सेगमेंट 1 के अंदर A5 B5 और सेगमेंट 2 के अंदर A6 B6,
फिर सेगमेंट 3 के अंदर A7 B7, फिर सेगमेंट 4 के अंदर A8 और B8। ये पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होगा, ये आगे चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, सॉरी एडिशन के लिए, इसके अंदर एडिशन के लिए प्रीवियस वाले से मल्टीप्लाई होकर के, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, पहले वाले सेगमेंट में अभी प्रीवियस में क्या था A5 B5 आया था, अब क्या आएगा A9 और B9 आएगा, ठीक है ना। और दूसरे वाले सेगमेंट में पहले इसमें क्या था A6 B6 था, अब क्या आएगा A10 और B10 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाले जो हैं वो दूसरे सेगमेंट्स ने, इसके पहले वाले जो दूसरे सेगमेंट वाले ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब A9 B9 इसने कर दिया है और बाकी का 7 और 8 जो है वो इसने कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 सेगमेंट ले रहे हैं और उन चार सेगमेंट के अंदर पैरेलली हम क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पाइपलाइनिंग के थ्रू परफॉर्म होगा, ठीक है ना। मतलब हमारे पास जो ट्रेडिशनल हम C की वैल्यू निकालते हैं, C की वैल्यू हम जिस तरह से निकालते हैं, उस C की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट मान लीजिए हमारे पास कई हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में हो, तो हम इस तरह से पाइपलाइनिंग के थ्रू उसको एक साथ पैरेलली करेंगे तो हमारे इससे टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने जो पैरेलल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सारी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन देखी थी, अपन ने अर्थमेटिक पाइपलाइन देखी थी, इसके बाद अपन ने वेक्टर प्रोसेसिंग देखी। अब यहाँ पर हम कर तो बहुत सारी चीज़ें रहे हैं, मतलब टाइम को बचाने के लिए कहना चाहिए, एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को करवाने के लिए, लेकिन जो हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है उठ करके, ये कहाँ से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है। तो क्या मेमोरी एट ए टाइम इतना सारा डेटा अवेलेबल करवा देगा? क्यों? क्योंकि मेमोरी की या किसी की भी डिवाइस की प्रॉपर्टी वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करवा सकता है। तो मेमोरी के पास अगर कोई एक जना आया है, अभी मान लीजिए कि 4 सेगमेंट आपके चल रहे हैं, तो चारों सेगमेंट को मान लो कुछ डेटा की जरूरत पड़ रही है, मान लो 2 सेगमेंट को इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है, 2 सेगमेंट को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ रही है, तो चारों एक साथ मेमोरी को हिट करेंगे। तो मेमोरी के अंदर भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना ऐसी कि वो डेटा प्रोवाइड करवा पाए एट ए टाइम एक साथ सबको, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है और जिसको बोला गया है मेमोरी इंटरलीव, ठीक है ना। अब मेमोरी इंटरलीव जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मेमोरी इंटरलीविंग, ठीक है। यहां पर हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है, आपने क्योंकि इस तरह समझा है मेमोरी को, मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसको अपन क्या कर देंगे 4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। और चारों के पास इंडिविजुअल बसेस लगा दें अपन, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास बस लगा दी अगर हमने, ठीक है ना। तो अब चारों के चारों मॉड्यूल हमने अगर बना दिए, इस तरह से मॉड्यूल में डिवाइड करवा दिए, तो इससे क्या होगा बेनिफिट कि हम चारों लोकेशन से एक साथ डेटा यहाँ पर फैच करवा के दे सकते हैं और उनको अपन पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि देखो आप मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर कोई एक डिवाइस भी अगर वीक पड़ेगी, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड रहती है, एक डिवाइस वीक पड़ेगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर, वो फास्ट नहीं हो पाएगी। हम भले एल्गोरिथम के अंदर प्रोविजन कर लें हम और दूसरे हार्डवेयर में कर लें, प्रोसेसर में कर लें, प्रोग्रामिंग में कर लें, लेकिन जितनी भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, वहां पर भी हमको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजन करने पड़ेंगे जिससे कि मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करने के लिए मेमोरी, अगर हमारी सिंगल मेमोरी है और वहां पर सिर्फ सिंगल ही लिंक है, तो हमको 4 लोग एक साथ अगर मांग रहे हैं तो वो डेटा प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा एक साथ, ठीक है ना। तो इसको क्या करा, एक नया कॉन्सेप्ट दिया मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग मतलब इसको पार्ट्स के अंदर या ब्लॉक्स में अपन ने मेमोरी को ब्लॉक कर दिया, मतलब कहना चाहिए कि ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना, और लॉजिकल करा है, और वहां पर अपन ने इंडिविजुअल बसेस लगा दिए हैं, ठीक है ना, ताकि वहां से आपको यहाँ से जो है आपका एड्रेस आ जाए और यहाँ से आपको डेटा मिल जाए, यहाँ से स्टोर हो जाए, ठीक है ना। इसी को एक दूसरे डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, जो इसका लॉजिकल डायग्राम है, ये देखिए आप, ठीक है ना। तो यहां पर अब
मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो मल्टीपल स्टेजेस के लिए यहाँ पर क्या करा है कि एड्रेस बस है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कनेक्ट हो रही है, और एड्रेस स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर प्रोवाइड करवा दिए जिसको कि AR बोला गया। तो 4 एड्रेस रजिस्टर दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पर मेमोरी अरे है, मेमोरी अरे, मेमोरी अरे, मेमोरी है, ये एक ही मेमोरी है, बट हमने उसको लॉजिकली 4 मॉड्यूल के अंदर ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। और जो मेमोरी से डेटा अंदर बाहर आएगा उसके लिए अपन ने क्या करा है, यहाँ पर डेटा रजिस्टर दे दिया है, ठीक है ना। और अगर यहाँ से यहाँ पर कोई डेटा सेव भी करना है, क्योंकि मेमोरी से तो हमें डेटा एक्सेस भी करना है और हमको क्या करना है, स्टोर भी करना है, तो दोनों केस के अंदर अगर यहाँ से डेटा निकलेगा तो पहले कहाँ आएगा, डेटा रजिस्टर में आएगा, और अगर इसके अंदर स्टोर होना है हमको तो क्या होगा, पहले डेटा रजिस्टर में जाएगा उसके बाद स्टोर होगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखो आप बसेस एट ए टाइम 4 लोगों को एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये कि जो उसकी प्रोसेसिंग टाइम है उसको कम कर देगी। तो इसलिए क्या करा, यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर दे दिए कि हर एक सेगमेंट अपना अपना एड्रेस ला करके एड्रेस रजिस्टर के अंदर डाल देगा, और यहाँ वाले को एंटरटेन करके वो मेमोरी क्या करेगा, अपने यहाँ से डेटा रजिस्टर में डेटा को डाल देगा, और ये दूसरा वाला क्या काम करेगा, फिर उसको डेटा रजिस्टर को लेकर के डेटा रजिस्टर के अंदर डाल देगा। इस तरह से हर एक को अपना अपना डेटा यहाँ से मिल जाएगा, या तो एक्सेस करना है तो एक्सेस कर लेंगे, और अगर मान लीजिए स्टोर करना है तो स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्या, मल्टीपल मॉड्यूल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। मतलब हम मेमोरी को मल्टीपल मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर एड्रेसिंग कैसे होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का एड्रेस कैसे जनरेट होगा, यहाँ का कैसे होगा, यहाँ का कैसे होगा, और किस मेमोरी मॉड्यूल को किसको एक्सेस करना है, तो वो मैंने आपको जो बताया था पहले भी कि हम एड्रेस पार्ट को टैग और इंडेक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एड्रेस पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, 2 बिट को रख देंगे काय के लिए, हम मॉड्यूल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। हमारा मॉड्यूल सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब 00, 01, 10, 11, इसमें से ये वाला पहला मॉड्यूल को सिलेक्ट करेगा, ये दूसरे मॉड्यूल को, तीसरे मॉड्यूल को, चौथे मॉड्यूल, और बाकी का जो है हमारा, ये हमारा एड्रेस बताएगा कि 000 मतलब पहले वाले मॉड्यूल का पहला वाला एड्रेस है, 001 मतलब ये पहले वाले का दूसरा वाली लोकेशन है, 002 मतलब ये थर्ड वाली लोकेशन हो गई, और यहां पर अगर मैं 1 कर दूं तो मतलब ये वाला मॉड्यूल हो गया। इसका अगर 000 लूंगा तो क्या होगा, इसकी पहली वाली लोकेशन होगी 0000, यहाँ पे 01 कर दिया है मतलब सेकंड वाला मॉड्यूल हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसकी जो शुरू की 2 बिट्स हैं एड्रेस की, उससे हम पहचानेंगे कि वो वाला मॉड्यूल कौन सा है, और बाकी की बिट्स हम काय में यूज करेंगे, मॉड्यूल को मॉड्यूल के अंदर कहां पर वो डेटा अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एड्रेस को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, मल्टीपल मॉड्यूल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ये इसलिए